हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन अनामस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट कराने जा रही हूँ। इसके केवल 2 ही क्वेश्चन है जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोल रहे हैं इन अ वेकेशंस गौतम परचेज्ड x raised to the power 2 plus 8x minus 20 game CDs while Sanyam purchased x plus 4 का होल स्क्वायर गेम सीडीज। हु परचेस्ड मोर सीडीज एंड बाय हाउ मच। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला है कि वेकेशंस में छुट्टियों में जो गौतम जो है वो इतनी गेम सीडीज खरीदता है, जबकि संयम जो है वो इतनी गेम सीडीज खरीदता है। तो आपको यहाँ पर कंपैरिजन करके बताना है। इसका 2 पार्ट दिए हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि हु परचेज मोर सीडीज, किसने ज्यादा सीडीज खरीदी, एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज्यादा खरीदी। तो बेटा कैसे पता लगेगा, देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर बेटा देखो, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20, इसको तो आप एज इट इज रहने दो, लेकिन जो x प्लस 4 रेज़ टू द पावर 2 है, इस पूरे होल की पावर 2 है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कैसे लिखकर आपको दिखाऊंगी। देखो बेटा, यहाँ पर हमें बोला है गौतम परचेज्ड गेम सीरीज, जो हमें दिया पहले हम वो लिख लेंगे। ठीक है, गौतम ने कितनी गेम सीरीज खरीदी है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। ठीक है, इतनी गेम सीरीज खरीदी है। और संयम ने कितनी सीरीज खरीदी है, संयम का भी लिख देते हैं। संयम परचेज्ड गेम सीरीज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर 2, इस पूरे होल की पावर 2। अब बेटा अगर आप इसको देखो, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया है a प्लस बी रेज टू द पावर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ बेटा। सिंस a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, यही आइडेंटिटी पढ़ी है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं इसी फॉर्म में लिख सकती हूँ हेयर। ये बेटा आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप करती हूँ मैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, हेयर a इज इक्वल्स टू x एंड b इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो आई कैन राइट इट एज x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है x, इंटू बी की वैल्यू क्या है 4, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इन तीनों को आप सोल्व करो, मल्टीप्लाई में है तो 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 8 आ जाएगा, और x की जगह x एज इट इज रहेगा, प्लस 4 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 16। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या है, गौतम परचेज गेम सीरीज। जब इसने ही बोला कि गौतम ने गेम सीरीज खरीदी, तो गौतम ने कितनी सीरीज खरीदी गेम सीरीज, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20, और इसने कितने की है खरीदी है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब इसने पूछा है हु परचेज्ड मोर सीरीज, किसने ज्यादा सीरीज खरीदी है। तो आप एक बात सोचो बेटा, इसको अगर कंपेयर करो, ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x यहाँ पर भी है, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x यहाँ पर भी है। ठीक है, यानी कि पहली 2 टर्म्स दोनों में सेम है। ठीक है, लेकिन थर्ड टर्म में अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर क्या है -20 और यहाँ पे क्या प्लस 16 सॉरी। ठीक है, जब आपको पता है हम किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन करने का मतलब क्या है कि वो चीज वहां से रिमूव होती है, वो चीज वहां से हट जाती है। सपोज करो आपने 20 रुपीज खर्च कर दिए, तो उसका मतलब क्या, आपने 20 रुपीज, आपके पास पॉकेट मनी है 100 रुपीज, और आपने 20 रुपीज खर्च कर दिए, इसका मतलब क्या 20 रुपीज आपने खर्च कर दिया, यानी कि 100 में से 20 रुपीज सब्ट्रैक्ट हो गए, माइनस हो गए, आपके पास कम हो गए। ठीक है, डिक्रीज हो गए, किसी भी वर्ड में आप बोल दो, तो यानी कि यहाँ पर 20 रुपीज कम है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x इसके पास भी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इसके पास भी है, लेकिन यहाँ पर इसके पास 20 कम है और यहाँ पर इसके पास 16 ज्यादा है। प्लस का मतलब क्या होता है, ऐड करना। अगर आपके पास 100 रुपीज है पॉकेट मनी के, मैं आपको 16 रुपीज और दे दूंगी, आपको फ्रेंड या आपके मदर फादर ब्रदर सिस्टर कोई भी आपको 16 रुपीज और दे दे, इसका मतलब क्या, 16 रुपीज और ज्यादा आ गए, ऐड हो गए। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ बेटा, क्योंकि इसने पूछा हु परचेज मोर सीरीज, किसने ज्यादा सीरीज खरीदी,
तो इसने इतनी तो दोनों ने ली, लेकिन इसके पास इसमें से 20 सीडीज माइनस हो गई। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, माइनस हो गई और इसके पास 16 सीडीज ऐड हो गई। ठीक है, इतनी सीडी इसके पास थी, लेकिन इसने 20 सीडी इसमें से इसके पास से निकल गई, और इसके पास इतनी सीडीज थी लेकिन 16 सीडीज इसके पास आ गई। तो किसके पास ज्यादा हुई? इसके पास 16 ज्यादा आ गई ना। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि देयरफॉर संयम परचेस्ड मोर सीडीज। संयम ने ज्यादा सीडीज खरीदी। ठीक है, इसके पास इतनी तो थी लेकिन इसने 16 और खरीदी। इसके पास इतनी थी लेकिन इसके पास 20 इसमें से कम हो गई। तो ज्यादा किसके पास है? ज्यादा तो संयम के पास हो गई ना, क्योंकि इसके पास 16 और ज्यादा है। तो इसलिए क्योंकि प्लस 16 है, इसलिए हम बोलेंगे संयम परचेज मोर सीडीज। अब इसका दूसरा पार्ट बोला है बाय हाउ मच, कितनी ज्यादा खरीदी। देखो बेटा, जब भी आपको ये पता करना हो कि किसके पास ज्यादा है, ठीक है, किसके पास ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा? आप कॉमन सेंस यूज करो। आपने ये देखा कि संयम ने इतनी सीडीज खरीदी और गौतम ने इतनी सीडीज खरीदी। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक 100 रुपीज का एग्जांपल देके बताया था कि सपोज आपके पास 100 रुपीज है, आपके पास 16 रुपीज आ गए, तो आपके पास कितने हो गए? 116। और यहाँ 100 रुपीज थे, उसमें से 20 रुपीज चले गए, तो कितने रुपीज हो गए? 80 रुपीज। तो कहाँ पर ज्यादा अमाउंट आ रहा है? इसमें ज्यादा अमाउंट आ रहा है। ठीक है, संयम परचेज गेम सीरीज इसमें ज्यादा आ रहा है। 100 प्लस 16 116। तो ज्यादा में से हमेशा क्या किया जाता है? कम वाले को माइनस किया जाता है, तब पता चलता है कि कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो संयम ने परचेज की यानी कि x² प्लस 8x प्लस 16, इसमें से माइनस करना पड़ेगा किसको? जो गौतम ने परचेज की थी। क्यों? क्योंकि गौतम के पास कम है और संयम के पास ज्यादा है। वैसे भी प्लस आपको पता है कि ज्यादा में से कम को माइनस किया जाता है। ठीक है, तो अब बस इसको सोल्व कर लेंगे। ये देखो, इसको ये x² प्लस 8x प्लस 16 एज इट इज रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट को क्लोज ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का साइन बाहर होने की वजह से अंदर के जितनी भी टर्म्स हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। x² प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। 8x प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। 20 माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये टर्म जो है ये आपकी प्लस की है, माइनस की, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी। ये प्लस की माइनस की है, आपस में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर? 16 प्लस 20 बचा, यानी कि कितना आ गया? 36। ठीक है, क्या आंसर आ गया बेटा इसका? 36। तो कितनी? 36 सीडीज आंसर। यानी कि हमने ये बता दिया कि संयम ने गौतम से सीडीज ज्यादा खरीदी, वो तो हमने यही बता दी। कितनी ज्यादा खरीदी? 36 सीडीज ज्यादा खरीदी। कैसे पता लगाया है मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है बेटा, अब इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर क्योंकि थ्योरेटिकल है, मैंने लिख कर रख लिया बेटा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं राइट एनी वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स। आप बताओ कि जब वीडियो गेम खेलते हो उससे आपको क्या फायदा है और क्या नुकसान है। कोई एक एक चीज बतानी है आपको। ठीक है, एडवांटेज मतलब फायदा, एंटरटेनमेंट होता है, आपका मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट आपको एंटरटेन करती। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया इसकी एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है? ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है बेटा? साइंस में आपने वर्ड पढ़ा होगा, ये इंट्रोड्यूस हुआ होगा। ओबेसिटी होता है मोटापा। ठीक है, आप एक जगह बैठे रहोगे, आप गेमिंग खेलते रहोगे, आप बाहर जाके जो है आउटडोर गेम्स नहीं खेलोगे, तो इस वजह से क्या होगा? आप मोटे हो सकते हो, मोटे हो जाओगे। डिस्ट्रैक्शन किस चीज से होगा? ऑब्वियसली स्टडी से तो डिस्ट्रैक्शन होगा। उसके अलावा आप मतलब लोगों से घुल मिल नहीं पाओगे, आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे लोगों के साथ, अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे क्या होते थे कि आउटडोर गेम्स खेलते थे। ठीक है, बाहर जाके खेलते थे, ये वीडियो गेम्स वगैरह ये सब नहीं हुआ करती थी। तो लोगों, अब ऑब्वियसली 4 लोगों के बीच में आप जाके बैठोगे, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता लगेंगी, हमारे आसपास क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको बात करने की कम्युनिकेशन स्किल्स आप में डेवलप होंगी। लेकिन ड्यू टू प्लेइंग गेम्स, वीडियो गेम्स, इसकी वजह से क्या हो रहा है? बच्चों में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। अगर उनको बात करने के लिए बैठा दिया 4 लोगों में, उनको टॉपिक ही समझ नहीं आएगा कि किस टॉपिक पे किस चीज को लेके हम बात करें। पढ़ाई से उनका डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली गेम खेलने में ज्यादा मजा आता है, पढ़ना बोरिंग लगता है ना।
ठीक है बेटा। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे तरीकों से होता है, ज्यादा डेप्थ में जाकर नहीं बता रही हूँ आपको, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। तो ये इसका एडवांटेज है कि एंटरटेनमेंट होता है, और डिसएडवांटेज जो बेटा बुक में आपके दिए हुए हैं पीछे आंसर्स वही मैंने लिखे हैं। इसके अलावा इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप यही लिखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज, आपको कुछ और भी लगता है कि क्या फायदे हैं। गेम तो आज की डेट में हर कोई खेलता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या क्या हो रहे हैं इसकी वजह से, आप लोग भी अगर खेल रहे हैं तो आपको पता होगा आपका क्या क्या लॉस हो रहा है गेम खेलने की वजह से, ठीक है। तो आप इसमें वो पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ऑन द अर्थ डे क्यूबिकल फ्लावर पॉट्स विथ प्लांट्स ऑफ base area x square plus 6x plus 9 square units were placed on a rectangular lane of area x plus 3 7x plus 21 square units. How many pots were placed? पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हमेशा बोलती हूँ बेटा क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ जाओगे तो आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन का, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर बोल रहे हैं बेटा एक अर्थ डे है, ठीक है। वहां पर क्यूबिकल फ्लावर पॉट जो है, क्यूबिकल देखो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। क्यूब की फिगर कैसी होती है बेटा, देखो ये देखो मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं इस तरीके से अगर कर दूं ऐसे, ये देखो जी, ये हमारी क्यूबिकल बन गया, क्यूब बन गया बेटा। अब ये बोल रहे हैं कि एक अर्थ डे है, अर्थ डे मनाया गया है, वहां पर फ्लावर पॉट है, सपोज ये क्यूबिकल, ये क्यूब की शेप का है और ये एक फ्लावर पॉट है क्यूबिकल, तो मैं यहाँ पर फ्लावर उगा देती हूँ, ये देखो ऐसे ही बेटा, मैं ऐसे ही रफ बना रही हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पर ऐसे करके फ्लावर हैं, बहुत सारे फ्लावर हैं ऐसे, ठीक है, ओके। तो एक अर्थ डे था, तो क्यूबिकल फ्लावर पॉट है, ये क्यूबिकल फ्लावर पॉट है जिसमें प्लांट्स लगे हुए हैं, जिसका बेस एरिया इतना है। इसका जो ये बेस एरिया है, जो नीचे का एरिया है ये वाला, दिस इज नोन एज बेस एरिया, ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब इसको उठाकर एक रेक्टेंगुलर लेन में लगा दिया गया। ये प्लांट है, ये क्यूबिकल फ्लावर पॉट है, ठीक है। इसका एरिया हमें पता है कि एक फ्लावर पॉट जो है कितना एरिया लेता है बेटा, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब इसको उठाया और इस तरीके से सपोज करो ऐसे कोई रेक्टेंगल बना है, ठीक है। इसमें इस तरीके से सपोज यहाँ पर एक क्यूबिकल पोर्ट लगा दिया, यहाँ पे एक क्यूबिकल पोर्ट लगा दिया, यहाँ पे एक, इस तरीके से क्यूबिकल पोर्ट बहुत सारे लगा दिए। इस पूरे जो रेक्टेंगुलर लेन है इसका एरिया दिया हुआ है एक्स प्लस 3 एंड 7x प्लस 21 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। मेजरमेंट यूनिट दोनों के सेम है, स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है बेटा। इतना आपको समझ आया क्वेश्चन। अब आपको बोल रहे हैं हाउ मेनी पोर्ट्स वर प्लेस्ड। अब ये जो रेक्टेंगुलर लेन है इसके अंदर कितने इस शेप के, क्यूब की शेप के पोर्ट्स जो है, फ्लावर पोर्ट जो है वो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, ये आपको बताना है। हमें इसका एरिया भी पता है, हमें इसका एरिया पता है। ऑब्वियसली बेटा अंडरस्टूड की बात है कि रेक्टेंगुलर लेन का एरिया ज्यादा है, और एक क्योंकि देखो हम बड़े स्पेस में ही छोटी चीजों को लगा सकते हैं ना, छोटी जगह में बड़ी चीजों को तो नहीं लगा सकते। एक फ्लावर पॉट है जिसका एरिया में पता है, और एक रेक्टेंगुलर लेन है। रेक्टेंगुलर लेन में क्योंकि हमें जो फ्लावर पॉट्स है उनको लगाना है, क्यूबिकल फ्लावर पॉट्स को लगाना है, तो ये अंडरस्टूड है कि जो रेक्टेंगुलर लेन है उसका एरिया इस क्यूबिकल फ्लावर पॉट से बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये जो आपका रेक्टेंगुलर लेन है इसमें हम कितने क्यूबिकल फ्लावर पॉट लगा सकते हैं विथ प्लांट्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेस एरिया लिखेंगे। बेस एरिया किसका है बेटा, बेस एरिया हमारा है बेस एरिया ऑफ क्यूबिकल फ्लावर पॉट्स विथ प्लांट्स, जो दिया है मैं पूरा लिख रही हूं। ये कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है जी, स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ बेटा, रेक्टेंगुलर लेन का एरिया दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है हमें x प्लस 3 एंड 7x प्लस 21,
स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगी देयरफॉर नंबर ऑफ पोर्ट्स। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है बेटा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है इस तरीके के क्वेश्चन में, जो बड़ा एरिया होता है ना उसको छोटे एरिया से डिवाइड कर देना है। जो बड़ा एरिया उसको छोटे एरिया से डिवाइड कर देना है। तो बड़ा एरिया किसका है, रेक्टेंगुलर लेन एरिया। ये कितना दिया है, x+3 एंड 7x+21। इसको किससे डिवाइड कर देना है, छोटे एरिया से। छोटा एरिया क्या दिया है, x² + 6x + 9, यही दिया हुआ है ना, इससे इसको डिवाइड कर देना है। अब आपको क्या करना है, ये इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं बेटा। फैक्टर आप बहुत तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आपने जो फॉर्मुलेज आइडेंटिटीज पढ़ी है चैप्टर में उसकी हेल्प से भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको वैसे फैक्टराइज करना सिखाया है उस तरीके से भी कर सकते हो। देखो अब मैं इसका काम यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ इधर की साइड। ठीक है, रफ वर्क में फैक्टर करके दिखा देती हूँ। जैसे x² + 6x + 9 के फैक्टर करने हैं, मतलब ये फैक्टर तो आपको यहाँ पर करके दिखाने हैं। मैं आपको थोड़ा सा रफ समझा रही हूँ। क्या समझा रही हूँ, देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है 6। आपको मैंने क्या बताया था बेटा, मैंने आपको ये बताया था जो भी आपकी फर्स्ट टर्म होती है, यहाँ पे कितनी टर्म्स दी हैं। टर्म्स कैसे पता लगता है, जब प्लस और माइनस के साइन बीच में आते हैं तो उसको जो प्लस माइनस के साइन में आते हैं वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, यानी कितनी टर्म्स होगी 1 2 3। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब ये जो पहली चीज होती है ये a की वैल्यू होती है, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है वो a की वैल्यू होती है। जिसके साथ खाली एक वेरिएबल होता है वो b की वैल्यू होती है, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो c की वैल्यू होती है। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आगे पीछे करके दिया हो तो आप उसको सिस्टमेटिकली वे में अरेंज कर लो। ठीक है जी, अब उसके बाद बात होती है जो पावर ये स्क्वायर में दिया, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो इसका कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई, हियर a इज इक्वल टू जो x² का कोफिशिएंट है, x² हो, p² हो, z² हो, y² हो, जो भी हो। ठीक है, इसका कोफिशिएंट जो है a की वैल्यू है। फिर b की वैल्यू क्या है, जो ये वेरिएबल वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट। ठीक है, एंड c की वैल्यू क्या है बेटा, c क्या होगा, c होगा जो थर्ड आपको नंबर दिया हुआ, न्यूमेरिकल डिजिट दी हुई है 9। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, a और c को मल्टीप्लाई करके देखना होता है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और c की वैल्यू क्या है 9। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा, और b की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, अब हमें ऐसे दोनों, अब हमें क्या करना है, 9 के फैक्टर लिखने हैं। क्या लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 9। जो मल्टीप्लाई करके आता है ना नंबर, उसके फैक्टर लिखने होते हैं। तो मल्टीप्लाई करके a और c को क्या है 9 आया है, तो 9 के फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, अब हमें नंबर्स ऐसे लेने होते हैं बेटा, हमें कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो 9 आए, लेकिन उन्हीं दो नंबर्स को जब हम आपस में प्लस या माइनस करें तो 6 आए। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, लेकिन उन्हीं दो नंबर्स को जब आपस में प्लस या माइनस करें तो 6 आए। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज देखो, यहां पर आप एक चीज देखो कि अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करती हूँ तो क्या आता है, 9 आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करती हूँ तो 9 आता है, और 3 को ही आपस में अगर मैं प्लस कर लूं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, और 3 को प्लस किया तो 6 आ गया। तो मेरी दोनों रिक्वायरमेंट्स यहाँ से फुलफिल हो रही हैं, यानी कि मैं इसके फैक्टर्स यहाँ पर क्या लिखूंगी बेटा, देखो मैं बताती हूँ आपको लिखकर। अब ऊपर तो जो है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसके तो फैक्टर हुए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, 7x अभी रहने दो, मैं अगले स्टेप में बताती हूँ आपको, इसको ऐसे एज इट इज रहने दिया मैंने। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या लिखेंगे, x² किसके फैक्टर करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर कर रहे हैं ना, x² + 9 तो एज इट इज रहेगा। 6x की जगह हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर 3x + 3x, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिया आपको बताया, फैक्टर्स 9 के 3 और 3, तो जो भी वेरिएबल है उसके साथ लिखेंगे। ठीक है, और क्योंकि सब जगह प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझो, देखो प्लस का साइन है ना सब जगह, 3 3 = 9, 3 3 = 9 आ रहा है, और 3 और 3 को प्लस करके 6 आ रहा है। हमें यहाँ प्लस 6x चाहिए, प्लस 6x आ रहा है, प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x + 3 एज इट इज रहेगा, 7x + 21 को भी एज इट इज छोड़ दो। यहाँ पर
इन दोनों में कॉमन निकालो और इन दोनों में कॉमन निकालो। इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बच गया, यहाँ पे x कॉमन निकल गया, तो यहाँ 2 टाइम्स x है, 1 टाइम x बच गया, प्लस का साइन बच गया और साथ में 3 बच गया, x तो बाहर चला गया। यहाँ प्लस की जगह प्लस का साइन आएगा। 3x प्लस 9 में यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 3 बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया प्लस, और यहाँ पर क्या बच गया, 3 3 9। हमें इस तरीके से कॉमन निकालना होता है बेटा। हमें अगर हम फैक्टर गलत करेंगे ना, हमारे बेसिकली ये दोनों ब्रैकेट जो है सेम बनने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम नहीं बन रहे, इसका मतलब आपने इसका जो फैक्टराइजेशन किया है वो एकदम गलत किया है, ठीक है। तो देखो हमारे दोनों यहाँ पे ब्रैकेट एक जैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ गया, x+3। अब यहाँ पर ऊपर एक चीज देखो, यहाँ पर 7x + 21 है। 7x + 21 में 7 कॉमन निकल सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 7 को। अगर मैं 7 को कॉमन निकालूंगी तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस का साइन बचेगा, और 7 के टेबल में 21 कब आता है, 3 पर आता है, 3 बच गया, ठीक है, अपॉन में। अब यहाँ पर क्या करना होता है, ये जो दो एक जैसे ब्रैकेट बने हैं इनको 1 टाइम लिखना होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो टर्म होती है, ये क्या है, x+3, इसको 1 टाइम लिखना होता है। अब यहाँ पर देखो, x+3 से x+3 कैंसिल हो गया, x+3 से x+3 कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया, 7। 7 क्या, 7 पोर्ट्स। आंसर यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, कि हमारा ऐसा क्यूबिकल पोर्ट जिसका बेस एरिया में दिया हुआ था, उसके अलावा हमें जो है रेक्टेंगुलर लेन एरिया दिया हुआ था, तो इस वाले रेक्टेंगुलर लेन एरिया के अंदर हम इस तरीके के कितने क्यूबिकल पोर्ट्स को, इस तरीके के रेक्टेंगुलर लेन एरिया के अंदर इस तरीके के कितने क्यूबिकल पोर्ट को अरेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, 7 पोर्ट्स को हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका इसमें खत्म होता है बेटा। इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, इसका बी पार्ट। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ, वो छोटा सा है। देखो आपको बताना है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। ये तो बहुत ही इजी है बेटा, ये छोटी क्लास के बच्चे भी कर लेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर जो आंसर बुक में था मैंने वो लिख दिया है, एयर प्यूरिफायर, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज में। आपको पता है ट्रीज के बिना हमारी लाइफ का आधार है, वो लाइफ का बेस है, उसके बिना हमारी लाइफ मतलब इस अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर ट्रीज नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एयर प्यूरिफायर, ये हवा को साफ करने का काम करते हैं। उसके अलावा बेटा मैं बता देती हूँ आपको, देखो आप खुद सोचकर देखो ट्रीज क्या क्या करते हैं। ये ऑक्सीजन देते हैं हमें, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन लिख सकते हो। इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, हवा की क्वालिटी को ये बेहतर बनाते हैं, सुधारते हैं। रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज को कम करते हैं। वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ जितने भी जो जंगली जानवर है सब कहाँ रहती हैं, जंगलों में ही रहते हैं ना। अगर जंगल ही कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो शहरों की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ भी कर सकते हो, कंजर्विंग वाटर भी कर सकते हो। वाटर को क्या करते हैं, वाटर को, पानी को बांध के रखते हैं। जो पेड़ की जड़ें होती हैं, मिट्टी जो होती है, वो पानी को बांधने का काम करती है, जिससे कि ये जो बाढ़ वगैरह इन सब चीजों से हमारा बचाव होता है, ठीक है। सोइल इरोजन, जो मिट्टी बह जाती है उससे भी हमारी रक्षा करते हैं। हमें शेड देते हैं, ठीक है। और नॉइज पोल्यूशन को कम करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं बेटा। हमें वुड देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, ठीक है ना। तो कितनी सारी चीजें हैं जो कि ट्रीज हमें देते हैं। तो कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है बेटा। जो मेरे दिमाग में आया मैंने आपको अभी बोलकर बता दिया है, और जो आपके बुक में लिखा था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंप्लीट करा दिया बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी, ठीक है बेटा। और दूसरी चीज, अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट कीजिए बेटा। सपोर्ट आप कर सकते हैं, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी चीज है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बेटा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जल्दी बनाऊं, ठीक है बेटा जी। और आप बताइएगा आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट है, कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि स्कूल के स्टूडेंट, एटलीस्ट स्कूल का नाम मेंशन करो, ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कहाँ के बच्चे देख रहे हैं, ठीक है जी। एंड